हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो इसमें होता क्या है कि ये एक तरीके की सोमैटिक थेरेपी होती है और ये आती है साइकेट्रिक के अंदर में। सो ये एक तरीके की सोमैटिक थेरेपी होती है। इसका मतलब हुआ कि ये डायरेक्टली सेल्स पे इफेक्ट डालती है और इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेनी एंड कार्लेटी इन अप्रैल 1938। इसको इंट्रोड्यूस कराया था बेनी और कार्लेटी ने अप्रैल 1938 में। तो बात करते हैं आखिर इसमें होता क्या है। सो इट इज आर्टिफिशियली इंडक्शन ऑफ द ग्रैंड माल सीजर्स बाय इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें होता क्या है कि आर्टिफिशियली मतलब इंड्यूस कराया जाता है। इंड्यूस का मतलब उसको जनरेट कराया जाता है ग्रैंड माल सीजर्स को। ग्रैंड माल सीजर्स यानी कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स को इसमें इंड्यूस कराया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि दिया जाता है डायरेक्टली ब्रेन को। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का यही मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कन्वर्जन क्रिएट करवा रहे हैं। कन्वर्जन मतलब लाइक सीजर्स काइंड ऑफ चीज क्रिएट करा रहे हैं और इसमें है ग्रैंड माल सीजर या फिर उसको कह सकते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स। देन आते हैं कि पैरामीटर्स क्या होने चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के। तो जो वोल्टेज होता है वो होता है 70 to 120 वोल्ट्स और ड्यूरेशन होता है एक ईसीटी का 0.7 to 1.5 सेकेंड्स। बहुत ज्यादा देर के लिए ईसीटी नहीं दिया जाता है बिकॉज उसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर होती है। हर एक ईसीटी के बाद ब्रेन फंक्शनिंग पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है और अगर ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देंगे तो जो ब्रेन फंक्शंस है वो इम्पेयर हो जाएंगे, परमानेंटली हो सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ ईसीटी, डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड। अब तो वैसे मॉडिफाइड ही दिया जाता है बट एक टाइम था कि जब डायरेक्टली भी ईसीटीज दिए जाते थे तो उसमें किसी भी तरीके का एनेस्थीसिया या फिर मसल्स रिलैक्सेंट नहीं दिया जाता था। बट अब क्या है, अब मॉडिफाइड वर्जन यूज होता है। इसमें एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ ईसीटी ताकि वो कम पेनफुल हो। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कि इलेक्ट्रोड्स को आखिर यूज कैसे करना है। तो दो तरीकों से इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है। एक होता है बाइलेटरल और एक होता है यूनिलेटरल। नामों से आप समझ सकते हैं, शब्दों से। बाइलेटरल यानी कि दोनों तरफ पे ईसीटी जब इलेक्ट्रोड्स लगाए जाए तो उसको बाइलेटरल ईसीटी बोलते हैं और यूनिलेटरल में सिर्फ एक तरफ पे ईसीटी के लिए ईसीटी इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड 1.1 to 1.5 इंचेस अबव द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining the tragus of the ear and lateral canthus of eye। यहाँ पे एक डायग्राम है, इससे आप इजीली समझ पाओगे कि जो ईच इलेक्ट्रोड होता है वो 1 to 1.5 अबव इंचेस अबव लगाया जाता है ट्रेगस ऑफ द ईयर और मिड ये जो होता है इसका लेटरल कैंथस ऑफ द आई, उसके एक मिड लाइन उससे एक लाइन बनाएंगे और जो मिड लाइन होगी उससे, जैसे कि अगर मिड पोर्शन है तो मिड पोर्शन के 1 to 1.5 इंचेस अबव पे इलेक्ट्रोड लगाया जाता है दोनों साइडों में। यूनिलेटरल में क्या होता है, यूनिलेटरल में एक साइड पे जो भी नॉन डोमिनेंट साइड होती है, यहाँ पे नॉन डोमिनेंट हैंड की बात नहीं हो रही, नॉन डोमिनेंट जो तरीके से साइड ऑफ द ब्रेन होता है उसकी बात चल रही है। क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रेन होता है अगर वो राइट साइड का हेमिस्फीयर काम कर रहा है, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड के बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और अगर लेफ्ट साइड वाला सपोर्ट जो है वो फंक्शन में है, इसका मतलब वो राइट साइड वाले को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक इंसान राइट हैंडेड है या राइट डोमिनेट करता है तो उसको राइट साइड में ही यूनिलेटरल ईसीटी में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। देन आता है इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं इसके। तो इंडिकेशंस पहला होता है मेजर डिप्रेशन। अगर किसी को भी मेजर डिप्रेशन है या तो फिर उसको सीवियर कैटाटोनिक है स्टेज में, कैटाटोनिक स्टेज हो गया जहां पे वो किसी भी आउटर स्टिमुली को इजीली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो और जब उस पे वो प्रॉपर मेडिकेशंस भी काम ना कर रही हो तब इन तरीकों की चीजें दी जाती हैं। सीवियर साइकोसिस हो या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। सो ये थे हमारे इंडिकेशंस कि किन किन चीजों में ईसीटी दिया जा सकता है। नाउ हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब ईसीटी नहीं देना चाहिए। तो वो है रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर आईसीपी इंक्रीज्ड है या रेज्ड है उसका अमाउंट तो ईसीटी नहीं देना चाहिए। सेरिब्रल हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर,
लाइक अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी एसोसिएटेड कंडीशन है, चाहे वो ट्यूमर हो या एब्सेस हो, हैमरेज हो, कुछ भी हो, तब भी ईसीटी नहीं दिया जाता है बिकॉज वो डायरेक्ट ब्रेन को ही अफेक्ट करता है। देन होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर एक्यूट एमआई है बिकॉज ब्रेन की वजह से हार्ट भी अफेक्ट होता है, और अगर पेशेंट को ऑलरेडी कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम है तब भी उसे ईसीटी नहीं देना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ईसीटीज कितने होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी होती है 3 times a week। ये यूजुअली अल्टरनेट डेज पे दिया जाता है, बट या फिर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, जैसे अगर जो डॉक्टर है वो जैसे बोल रहा है या तो डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट नॉर्मली इसको 3 times a week एट अल्टरनेट डेज दिया जाता है। और टोटल नंबर होता है 6 to 10 और मैक्सिमम अप टू 25 दिए जा सकते हैं। अब साइड इफेक्ट ईसीटी के क्या होते हैं, मेमोरी इंपेयरमेंट, बिकॉज ये डायरेक्टली ब्रेन के न्यूरॉन्स पे असर कर रहा है तो मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है। कंफ्यूजन हो जाएगी पेशेंट को, पुअर कंसंट्रेशन होगा थोड़ी देर के लिए, हेडेक होगा और अनस्टेडी गेट होगा। अनस्टेडी गेट का मतलब हुआ कि उसका जो मूवमेंट होगा, जो वो चल रहा है उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, अनस्टेडी होगा, जैसे कि अल्कोहलिक वालों का होता है उस टाइप से। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट तो हो गया जो कुछ देर में रिजॉल्व भी हो जाएंगी ये सारी चीजें, बट कॉम्प्लिकेशंस लाइक जो थोड़ी देर में डेवलप करेंगे लेकिन लास्ट करेंगे ज्यादा समय तक। तो अगर किसी को हार्ट डिसऑर्डर है या डिसरिथमिया है या फिर कार्डियक अरेस्ट है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को ज्यादा मिलते हैं। एज सच कोई इसके खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं ईसीटी के। देन हम बात करेंगे रोल ऑफ द नर्सेस की। तो रोल ऑफ नर्स पहले होगा प्री ट्रीटमेंट इवेल्युएशन में, मतलब जब पहले ईसीटी देने से पहले जो क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है उसमें रोल ऑफ द नर्सेस क्या होता है, पहले डिटेल्ड मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री इसलिए जरूरी है बिकॉज कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हमने बताए थे कि आईसीपी अगर ज्यादा हो या फिर ब्रेन एसोसिएटेड कोई कंडीशन हो या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो, तो इन सब के बारे में पहले हिस्ट्री ले लेनी है और साइकेट्रिक हिस्ट्री लेनी है कि उसको सच में ऐसा इंडिकेशन है जिसकी वजह से उसको ईसीटी दिया जा सकता है या नहीं। देन असेसमेंट ऑफ द नॉलेज, ये भी असेस करेंगे कि पेशेंट को या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट को तो यहाँ पे कम लेते हैं बिकॉज अगर पेशेंट सीवियर साइकोसिस में है या फिर सीवियर कैटाटोनिक है तो पेशेंट की नहीं बट उसके फैमिली मेंबर्स की हम यहाँ पे नॉलेज जज करते हैं, क्या कि उन्हें कितना नॉलेज है ईसीटी के बारे में, उसकी साइड इफेक्ट्स या फिर उसके इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, उसकी चीजों के बारे में, या फिर उनके दिमाग में कोई मिथ तो नहीं है, इस टाइप की चीजों से उनकी हम नॉलेज असेस करेंगे। देन इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाते हैं। बिना कंसेंट ईसीटी नहीं दिया जाता, ईसीटी या कोई भी प्रोसीजर्स बिना कंसेंट नहीं दिए जाते। तो एक बार कंसेंट लेना है, वाइटल्स को जज करना है, असेस करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, मतलब नील पर ओरल, उसको कोई भी फूड नहीं देना है 4 to 6 आवर प्रायर। जब ईसीटी लगने वाली है तो उससे 4 से 6 घंटे पहले तक में उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। मेडिकेशंस जो भी हैं उनको विदहोल्ड कर देंगे, मतलब कि उनको रोक देंगे। जो भी रात की मेडिकेशंस है जो कि एंजियोलिटिक्स होंगी या तो फिर बार्बिट्यूरेट्स हैं, इस टाइप की मेडिकेशंस को रोक देंगे और मॉर्निंग में जो भी मेडिकेशंस है उनको भी स्टॉप कर देंगे ताकि जो पेशेंट है वो एनपीओ रह सके। हेड शैम्पूइंग, तो अगर पेशेंट के सर पे ऑयलिंग है तो ऑयल की वजह से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होंगी, तो इस वजह से उसको जो है ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हेड पे। नेचुरल ऑयल भी होता है बालों में, तो इसकी वजह से शैम्पूइंग कर देनी चाहिए प्रायर टू द प्रोसीजर ऑफ ईसीटी। रिमूवल ऑफ ज्वेलरी, अगर कोई भी उसने जैसे इयरिंग पहन रखी हो, अगर फीमेल है इसने इयरिंग पहन रखी है या तो नेक में कुछ पहना है, तो इस टाइप की सारी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स आप हटवा दोगे ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो उसमें ना जाए। बावल और ब्लैडर एम्प्टी कराओगे जस्ट बिफोर द ईसीटी, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्जन की होगी तो यहाँ पे जो ब्लैडर या फिर बावल जो है अचानक से वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 0.6 mg एट्रोपिन। 0.6 mg एट्रोपिन दिया जाता है आईएम या तो सबक्यूटेनियस 30 मिनट्स प्रायर, या तो अगर आईवी दे रहे हैं तो वो जस्ट बिफोर द ईसीटी दे सकते हैं। तो एट्रोपिन का काम क्या होता है कि ये जो होता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो भी म्यूकस है उसको बनने से रोकता है, इस वजह से जो माउथ में अगर जो भी सिक्रीशंस होंगे ये उनको भी कम कर देगा, तो उसका बेसिक ये रीजन होता है। देन
इंट्रा प्रोसीजर केयर क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीजर कौन कौन सी केयर देनी है, वो है सुपाइन पोजीशन। उसकी जो पोजीशन होगी उसको सुपाइन मेंटेन करेंगे, पेशेंट के साथ ही रहना है, उसको छोड़ के नहीं जाना होता है। देन आपको जो भी मेडिकेशंस है उसको असेस करने होंगे, लाइक अगर मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं या तो फिर सेडेटिव्स दे रहे हैं तो उसमें असेस कराना होता है। वेंटिलेटरी सपोर्ट, अब बिकॉज यहाँ पे जो मसल रिलैक्सेंट है या फिर जो भी हम यहाँ पे मेडिसिन दे रहे हैं तो उनका काम क्या है कि वो मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, और वो फिर ये नहीं होता है कि एक मसल को रिलैक्स करेंगे, वो ऑल ओवर दी बॉडी सारी मसल्स को रिलैक्स करेंगे। उसकी वजह से होता क्या है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो जो पेशेंट होगा अभी वो ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा इस वजह से। तो वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है वो पूरे टाइम रेडी होना चाहिए कि इन केस ऑफ कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्रॉपर उस चीज को ट्रीट किया जा सके। देन माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड, माउथ गैग इंसर्ट करा देना चाहिए ताकि टंग बाइटिंग से पेशेंट को प्रिवेंट कराया जा सकता है, बिकॉज कन्वर्जन होंगे तो टंग बाइटिंग के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन क्लीन द प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, जहां पे भी इलेक्ट्रोड प्लेस कराया जाना है उस एरिया को क्लीन कर देना चाहिए। कई हॉस्पिटल में पॉलिसीज होती है कि वहां पे जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, अगर नहीं भी रिमूव कर रहे हैं तो हेयर जो है वो बिल्कुल ट्रिम्ड होने चाहिए, किसी भी तरह का ऑयल नहीं होना चाहिए और प्रॉपर उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। देन आफ्टर मॉनिटर करेंगे वोल्टेज को और उसके ड्यूरेशन को। वोल्ट जैसे अभी था कि 70 to 120 वोल्ट से होना चाहिए, तो उसको पहले मॉनिटर करना चाहिए कि उससे कम ना हो या उससे ज्यादा ना हो। ड्यूरेशन भी पहले से सेट कर लेनी चाहिए कि 0.7 to 1.5 सेकेंड ही रहे। और सीजर की एक्टिविटी देखेंगे कि किस टाइप से सीजर्स इंड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आएंगे 100% SpO2 हमें चेक करते रहना है। अभी बताया था कि वाइटल्स चेक होंगे, तो वाइटल्स में हम SpO2 भी चेक करते रहेंगे कि SpO2 जो है वो गिरे ना और वो 100% मेंटेन रहे। और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। सीजर एक्टिविटी कैसी है उस चीज को रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में रहेंगी। नेक्स्ट आता है पोस्ट प्रोसीजर केयर। अब जब ECT का प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद कौन सी चीजें करनी होती है, वाइटल्स चेक करने होते हैं। इसमें यहाँ पे BP और जो SpO2 वगैरह है उसको प्रॉपरली चेक करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे कि रेस्पिरेशन नॉर्मल आ रहा है या नहीं, और पल्स रेट वगैरह। देन कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई तब तक हम देते रहेंगे जब तक जो पेशेंट है उसका रेस्पिरेशन नॉर्मल अपने आप ना हो जाए। जब तक नॉर्मल नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तब तक हम ऑक्सीजन सप्लाई देते रहेंगे। टेक सेफ्टी मेजर्स, बिकॉज अभी उसको ECT लगा है, गेट अब नॉर्मल होगा, वो कंफ्यूजन की स्टेट में होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा, तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, रेलिंग्स वगैरह करनी होंगी उसके बेड के आसपास ताकि वो फॉल से उसको बचाया जा सके। स्टे विद द पेशेंट टिल फुल ओरिएंटेशन, पेशेंट के साथ नर्सेस को तब तक रहना है जब तक वो फुल्ली ओरिएंट ना हो जाए, लाइक उसको टाइम प्लेस सब समझ में आए। ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूजन की स्टेट में है और आप उसे छोड़ के चले जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको पूरे टाइम उसके साथ आप रहोगे और उसको ऑब्जर्व करते रहोगे, और अगर कोई अलग फाइंडिंग आ रही है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका करना है, लाइक उसको देखना है कि जो भी फाइंडिंग हो या जिस भी हिसाब से उसके वाइटल्स हो, जैसा भी उसका ऑक्सीजन परसेंटेज हो, उन सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है। और कब उसका प्रॉपर वो मतलब लाइक वो कब ओरिएंटेड हो रहा है, कब उसका नॉर्मल वो अपनी चीजों को वापस रीगेन कर रहा है, उन सब चीजों के भी प्रॉपर वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है। तो ये था हमारा टॉपिक ECT के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पे उसका लिंक अवेलेबल है। टिल देन, थैंक यू।